Students, in this part of video we will read Charter Act. So first we will know what is Charter Act. The East India Company Act 1813, also known as the Charter Act 1813, was an act of the Parliament of the United Kingdom which renewed the charter issued to the British East India Company and continued the company's rule in India. So students, Charter Act was just like a लाइसेंस की तरह होता है, जिसे हर 20 years पर रिन्यू किया जाता था. एंड नाउ वी विल ऑल्सो read the important changes brought about by the Charter Acts of 1813, 1833 and 1853. Clear everybody? Charter Act 1813. Students, now we will read what changes brought by Charter Act 1813. The first is, it ended the monopoly of East India Company, but the company still enjoyed its monopoly of trades with China. So स्टूडेंट, उस समय इंग्लैंड में कमर्शियल रिवॉल्यूशन का टाइम था, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ की डिमांड की कि इंडिया जो है वो बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है उनके लिए, तो उनको भी इंडिया में आकर बिज़नेस करने का मौका दिया जाए. बट इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, तो इस एक्ट के थ्रू उस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया. लेकिन ये भी कहा गया कि जो चाय के साथ चाइना के साथ जो इंडिया का टी ट्रेड चल रहा है, उसमें कंपनी अपनी मोनोपोली के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करेगी. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, through this act 1 lakh rupees for education has provided. Third is Christianity entered in India. बच्चों, इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अमाउंट एजुकेशन में सुधार के लिए दिया गया, और इसका रिज़ल्ट ये भी हुआ कि क्रिश्चियनिटी इंटर्ड इन इंडिया. जब इंग्लैंड के लोगों को यहाँ पे बिज़नेस की परमिशन मिली, तो उसी बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों का भी भारत में आगमन हो गया, जिससे कि उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया. चार्टर एक्ट 1833. स्टूडेंट्स, चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू जो पहले इंडिया में रेगुलेशंस थे, उनको लॉ बना के एक एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया, और अब सारा पावर गवर्नर जनरल को प्रोवाइड कर दिया गया, क्योंकि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया जाता था. इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो दूसरे गवर्नर जनरल थे मद्रास और बॉम्बे के, उन्होंने गवर्नर जनरल की अवमानना करना शुरू कर दिया. वे उनका विरोध करने लगे. तो सरकार को लगा कि अब किसी पर्टिकुलर अलग स्टेट का गवर्नर जनरल को ही पूरे देश का गवर्नर जनरल नहीं बनाना चाहिए. इस कारण उन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अपॉइंट कर दिया. तो और अब उनका कमर्शियल बॉडी था केवल, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी परिवर्तित हो गया. क्लियर बच्चों? एक्ट ऑफ 1833. दिस एक्ट emphasized the legislative centralization. The government of Madras and Bombay were deprived of their powers of legislation. तो बच्चों, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में ब्रिटिश सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया. इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद ही भारत में कानून बना पाएगी, तथा मद्रास, बम्बई की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई. जो कि बच्चों आपने देखा था पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों का एक ही काम था. तीनों का काम था अपने अपने क्षेत्र के से संबंधित न्याय व्यवस्था करना, कानून बनाना. लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये शक्ति मद्रास और बम्बई से छीन ली गई. अब केवल गवर्नर जनरल को ही सारे अधिकार दे दिए गए. क्लियर एवरीबॉडी? चार्टर एक्ट 1853.
Students, now we will read changes brought by the Charter Act of 1853. Okay, students. The Charter Acts of 1853 renewed the powers of the company and allowed it to retain positions of Indian territories. And second one is the number of the members of the court of directors was reduced from 24 to 18, out of which 6 were to be nominated by the crown. बच्चों, अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से रिड्यूस यानी कम करके घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था, अर्थात उसमें से 6 मेंबर्स को इंडिया की तरफ से सेलेक्ट कर सकते थे। Student, this act opens civil services for Indians also. Students, now we will read administrative agencies of the company. बच्चों, अब हम कंपनी की उन एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसके जो उनका प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देती थी। ऐसी एजेंसीज थी आर्मी, पुलिस, द सिविल सर्विसेज एंड द जुडिशरी वर द मेन एजेंसीज। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ वी विल रीड अबाउट फर्स्ट एजेंसी, दैट इज आर्मी. A strong army was needed to maintain control over India. It had 3 basic functions to perform: to conquer more territories, to safeguard British territories in India from foreign powers, and to put down internal revolts against the British. The army consisted of Indian soldiers called Sipais under the command of British officers. Most of the Sipais came from the regional presently in the states of Uttar Pradesh and Bihar. This army was disciplined, well trained and well paid. So students, ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जिसका मेन एम था कि भारत में जो ब्रिटिश राज्य हैं उनकी सुरक्षा करना। उसमें इंडियन सोल्जर्स भी होते थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में काम करते थे और आर्मी पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड थी, ट्रेंड थी और वेल पेड भी थी। क्लियर एवरीबॉडी? Students, now we will read about second agency, that is police. An efficient police force was of utmost importance for ensuring good administration. Lord Cornwallis created a regular police force to maintain law and order. So लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बच्चों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक व्यवस्थित पुलिस फोर्स की भी स्थापना की, क्रिएशन किया। उसने जिलों को थानों में विभाजित किया गया और प्रत्येक थाने का प्रभार एक दरोगा को सौंपा गया और गांव के वंशानुगत पुलिस कर्मचारियों को चौकीदार बना दिया गया और बाद में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया। हर गांव और शहर में भी कोतवालों की नियुक्ति की गई, परंतु यह पुलिस फोर्स आगे जाकर करप्शन में फंस गई और जिसके कारण से बहुत ही बदनामी का भी सामना करना पड़ा और सेना की तरह यहाँ भी उच्च पदों पर केवल यूरोपीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जिस कारण हर प्रकार से भारतीय लोगों का शोषण किया जा रहा था। नाउ we will read about civil service. Lord Cornwallis started the civil service in India to effectively administer British territories in India. He introduced strict regulations for the officials, raised their salaries and linked promotion to seniorities. These measures made the civil service a coveted profession. To train young civil servants, the Fort William College was set up at Calcutta in 1801 by Wellesley. So students, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस को भी स्टैब्लिश किया जिसमें उन्होंने सख्त नियम बनाए और सिविल सर्वेंट्स को ट्रेंड करने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया और इसके अलावा उसने एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी ट्रेनिंग का सेंटर बनाया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कॉलेज इन इंग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, बट in 1853 the system ended and all appointments were initiated through a competitive examination.
बट बच्चों 1853 में इस व्यवस्था का अंत कर दिया गया और सभी नियुक्तियां कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू होने लगी। लेकिन इंडियन वर्स नॉट अलाउड टू एंटर द हायर लेवल्स ऑफ सिविल सर्विस, लेकिन इसमें भी भारतीयों को हायर लेवल पर जॉब करने की परमिशन नहीं थी। ऑल पोस्ट्स वर वर्थ मोर देन 500 अ ईयर इन सैलरीज वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स, और इंडियंस को सबॉर्डिनेट पोस्ट के लिए ही सेलेक्ट किया जाता था। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि इनकी हर व्यवस्थाओं के थ्रू हर प्रकार से भारतीयों का शोषण होता रहा। Students, now we will read about judiciary, means न्यायपालिका. Before the coming of the British, the Indians followed laws which were based on customs and traditions. For some time, the British did not interfere with the prevalent system. They decided that English law would apply only to the Europeans. इसलिए जब ब्रिटिशर्स भारत में आए ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी रीति रिवाज और परंपराएं प्रचलित थी और भारत में उन्हीं के हिसाब से न्याय की व्यवस्था भी की गई थी। और ब्रिटिशर्स ने भी यही डिसाइड किया कि वो अपने कानून को केवल यूरोपियंस पर ही अप्लाई करेंगे। बट ऐसा करने से बहुत सारा कन्फ्यूज़न होना शुरू हो गया, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 stated that justice should be based on written laws and regulations instead of old customs and traditions. तो 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया, इसमें क्लियर कर दिया गया कि जो न्याय होगा वो किसी भी पुरानी रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी न्याय करना हो वो रिटन होना चाहिए, वो लिखित होना चाहिए कानून के हिसाब से। क्लियर एवरीबॉडी? तो इससे क्या हुआ, इंडिया में द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हुआ। इट मीन्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फुलफिल्स द आइडियल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल। तो इससे सब कानून व्यवस्था सभी के लिए एक समान की गई। क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू एवरीवन।